नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम गुडविल समझाएंगे आपको। बेटा, गुडविल क्या होती है? गुडविल सजी नाम होता है, रेपुटेशन होती है, ब्रांड वैल्यू होती है। सजी गुडविल बनती कैसे है? सजी गुडविल बनती है विश्वास से। गुडविल किससे बनती है? विश्वास से, नाम से, मेहनत से, लगन से, हार्ड वर्किंग से, जब जाकर के आपको गुडविल बनती है। आज एक्सपर्ट का नाम, एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का नाम बच्चा बच्चा जानता है। सर, ये राजीव जैन की ये मेहनत है, हार्ड वर्किंग है, ईमानदारी है, हॉनेस्टी है, लगन है, परिश्रम है। जब बनी है गुडविल, जब बनाए नाम, जब बनी है ब्रांड वैल्यू, इसी को बोलते हैं गुडविल। अब जरा समझिए मीनिंग क्या है गुडविल का। कहता है गुडविल मीन्स गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न्ड बाय ए फर्म थ्रू द हार्ड वर्क और हॉनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। मैं मालिक हूं, मेरी ईमानदारी से आज एक्सपर्ट बना है। आगे क्या कहा? इफ ए फर्म रेंडर गुड सर्विस टू द कस्टमर, यदि फर्म अपने ग्राहकों को, अपने बच्चों को हम अच्छी सर्विस देते हैं, द कस्टमर, बच्चे मेरे क्या हैं? मेरे एक तरह के ग्राहक हैं, कस्टमर हैं। द कस्टमर्स हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन एंड अगेन। और कस्टमर मेरी दुकान पर बार बार आएंगे, मेरी कोचिंग पर बार बार आएंगे। एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट। फर्म कैसे कमाएगा? मोर प्रॉफिट कमाएगा, मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। उससे क्या होगा? जब एक कस्टमर मेरी दुकान पर बार बार आएगा, जब एक कस्टमर मेरी दुकान पर बार बार आएगा, तो फिर उससे उसका रिजल्ट क्या होगा? सर जी, मोर प्रॉफिट होगा। क्या होगा? मोर प्रॉफिट होगा, मोर प्रॉफिट होगा, मोर प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर जी, समझ में आ रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट पे ले चलता हूं। आगे चलिए, डेफिनेशन क्या है? सर जी, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं, इकोनॉमिस्ट हुए थे, महान व्यक्ति हुए थे, लॉर्ड एल्डन। उन्होंने बताया कि गुडविल है क्या। उन्होंने 2 शब्दों में गुडविल का जिक्र खत्म कर दिया। 2 शब्दों में बताया कि पुराने कस्टमर पुरानी दुकान पर ही आते, पुराने कस्टमर पुरानी दुकान पर ही आते हैं। इसका मतलब है ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। समझ में आ गया? पुराने कस्टमर विल रिजॉर्ट टू दी ओल्ड प्लेस। किसको चुनते हैं? ओल्ड प्लेस को चुनते हैं, ओल्ड प्लेस को। मतलब कहने का मतलब है पुराना कस्टमर बार बार पुरानी जगह पर ही जाएगा, पुराना कस्टमर बार बार पुरानी जगह पर ही जाएगा। आगे देखिए, इसका मतलब उस दुकान की गुडविल है। इसका मतलब क्या है? उस दुकान की क्या है? सर जी, गुडविल है। उस दुकान की क्या है? सर जी, गुडविल है। ये किसने बताया था? लॉर्ड एल्डन ने बताया था। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे दूं, मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे दूं। जैसे एक हल्दीराम की दुकान है, ये हल्दीराम की दुकान है, ये हल्दीराम की दुकान है, ठीक है। और ये राजीव जैन है, ये राजीव जैन है। सर जी, इनको समोसे खाने का बहुत शौक है। ये हल्दीराम जी, ये राजीव जैन जी है जो आपके सामने मौजूद खड़े हुए हैं। अब क्या होगा बच्चों? राजीव जैन बार बार हल्दीराम की दुकान पर जाते हैं, बार बार हल्दीराम की दुकान पर जाते हैं। सर जी, क्या करने जाते हैं? सर जी, हल्दीराम का समोसा खाने जाते हैं। ये हल्दीराम जी हैं,
हल्दीराम चांदनी चौक के अंदर है, और जब मौका मिलता है समोसे खा जाते हैं। 15 रुपए का समोसा है। क्यों सर जी? हल्दीराम की गुडविल है, ब्रांड वैल्यू है। हल्दीराम की क्या है सर जी? ब्रांड वैल्यू है। और इसलिए राइजन कहा जाते हैं, बार बार हल्दीराम की दुकान पर जाते हैं। तो कह रहा है ओल्ड कस्टमर विल बी रिजॉर्ट टू दी ओल्ड प्लेस। पुरानी जगह को ही चुनते हैं, पुराना कस्टमर पुरानी जगह को ही चुनेगा। इसका मतलब मेरे बच्चों ये है। चलिए अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, फीचर्स बताऊंगा ऑफ गुडविल के। जरा देखिए जरा बेटे बच्चों, जरा देखिए कैरेक्टरिस्टिक लग गए आपके बोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पर मेरे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक लग गए गुडविल के। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। गुडविल बेटा क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। ख्याति को देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एक्सपर्ट की गुडविल को आप छू लोगे? सिर्फ महसूस किया जाता है कि सही नाम है, मार्केट में क्या है, राजीव जैन का नाम है। बच्चा दूर दूर से पढ़ने आता है। टोनका सिटी, लोनी, गाजियाबाद तक से बच्चे पढ़ने आते हैं। चांदनी चौक, नई सड़क और इस एरिया के बच्चे तो आते ही आते हैं पढ़ने के लिए। सर टोनका सिटी के बच्चे पढ़ने आते हैं, चांदबाग से पढ़ने आते हैं। सर ये बहुत गंगा विहार, शिव विहार, यमुना विहार, गोंडा चौक, इस सब जगह से बच्चे हमारे यहां पढ़ने आते हैं। सर जी किससे आ रहे हैं? सर जी हमारा नाम है, मार्केट में नाम है, हम फेमस हैं। गुडविल का मतलब प्रसिद्धि, फेमस। तो कहा गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। गुडविल क्या है? गुडविल क्या है बच्चों? एक इंटेंजिबल असेट है। मतलब कहने का मतलब है गुडविल को देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अतः इसे अदृश्य संपत्ति माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? अदृश्य संपत्ति माना जाता है। गुडविल को हम बेटा क्या मानते हैं? गुडविल को मेरे बच्चे अदृश्य संपत्ति मानते हैं, इंटेंजिबल असेट मानते हैं। गुडविल इज नॉट फिक्टिटियस असेट। क्या मतलब है सर जी? क्या मतलब है सर जी? परंतु यह एक कृत्रिम संपत्ति नहीं है, फिक्टिटियस असेट नहीं है, परंतु यह एक कृत्रिम संपत्ति नहीं है। सर जी मतलब समझ नहीं आया? सर जी लिखिए मतलब है इसका, क्योंकि कृत्रिम संपत्ति का कोई मूल्य नहीं होता, फिक्टिटियस असेट का कोई मूल्य नहीं होता। जबकि गुडविल को खरीदा अथवा बेचा जा सकता है। बच्चों गुडविल को खरीदा अथवा बेचा जा सकता है। आज मैं एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर को भेज दूं, सर जी मेरे मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए है, लेकिन मैं इसको राजन सर जी को 10 करोड़ की बेच रहा हूं। तो सर जी 1 करोड़ तो मैं जगह क्या ले रहा हूं, 9 करोड़ रुपए मैं किसके ले रहा हूं? एक्सपर्ट के नाम का ले रहा हूं। मैं 9 करोड़ रुपए बच्चों किसके ले रहा हूं? अपने नाम के ले रहा हूं, जो मैंने मेहनत की है मैं उसके ले रहा हूं। बात समझ में आ रही मेरे बच्चों? हाँ जी। जबकि गुडविल का मूल्य होता है इसे अन्य संपत्तियों के साथ खरीदा या बेचा जा सकता है। आगे देखिए बेटे, आगे देखिए। इट इज वैल्यूएबल असेट। इट इज ए वैल्यूएबल असेट। यह एक मूल्यवान संपत्ति होती है। यह एक मूल्यवान संपत्ति होती है, वैल्यूएबल असेट होती है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। यह हमारी मदद करती है, एक्सेस प्रॉफिट को कमाने में मदद करती है। गुडविल क्या मदद करती है?
इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। आज हमारे बच्चा हमारे पास किससे आता है? सर जी हमारे नाम से आता है। बच्चा आज हमारे पास जो आता है मेरे बच्चों, वो किससे आता है? सर जी राइजन के नाम से आता है। सर जी मेरी पुरानी मेहनत से आता है, मैंने पुरानी मेहनत कर रखी है। सर जी बच्चा उससे आता है। तो वही मैंने दिखाया कि इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट कहता है इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। इसका मतलब है जब आपको पूरा बिजनेस बेचना है। गुडविल का मतलब क्या होता है? इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जब आपको संपूर्ण बिजनेस देखना है, जब इसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है। चलिए मैं आगे चलता हूं बच्चों। अब मैं आपको नेचर ऑफ गुडविल बताऊंगा। नेचर ऑफ गुडविल बताऊंगा। चलिए आगे देखिए, नेचर ऑफ गुडविल देखिए। देखिए कहता है ये बेटा के बच्चों, ये कह रहा है कहता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट सिंस इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और टच्ड। और इसको छुआ नहीं जा सकता, कैन नॉट बी सीन, इसे देखा नहीं जा सकता और ना ही इसको टच किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ गुडविल। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, हम धीरे धीरे बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल। क्या होती है? परचेज गुडविल। मैं इधर हट जाता हूं। कह रहा है कि परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय द मेकिंग ए पेमेंट फॉर। मतलब कहने का मतलब है परचेज गुडविल इज द गुडविल। परचेज गुडविल वह गुडविल होती है विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट। कुछ पेमेंट करके हमने प्राप्त करी है, मतलब कुछ हमने पेमेंट करके प्राप्त की हुई है। व्हेन ए बिजनेस इज परचेज, जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इज नेट असेस्ट, मतलब असेस्ट माइनस लायबिलिटी इज ए परचेज गुडविल। इज ए परचेज गुडविल। कह रहा है इट इज एन असेस फॉर द कंपनी। यह कंपनी की क्या होती है? असेस होती है। और इस प्रकार की गुडविल को कहां दिखाते हैं? सर जी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इस प्रकार की गुडविल को बेटा कहां दिखाते हैं? इसको कहां दिखाते हैं बेटा? बैलेंस शीट के अंदर। कहता है दिस गुडविल इज एमोटाइज्ड। कह रहा है दिस गुडविल इज एमोटाइज्ड विद इन 10 years और विद इन द लाइफ ऑफ द गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये CS टूट ने बताया कि आप गुडविल को 10 साल के अंदर अमोटाइज कर सकते हैं। अगर हल्दीराम की गुडविल 1500 करोड़ रुपए है तो आप इसको 10 साल के अंदर 150 करोड़ 150 करोड़ 150 करोड़ हर साल क्या कर सकते हैं? आप अमोटाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बच्चे समझ में आ रहा है? हाँ जी सब समझ में आ रहा है गुरु जी, सब कुछ समझ में आ रहा है गुरु जी। चलिए बच्चों, अब मैं आपको परचेज गुडविल बताऊंगा कि परचेज गुडविल इज द गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट फॉर एग्जाम्पल। मतलब आपने कहने का मतलब यह है कि परचेज गुडविल वो गुडविल होती है कि जो आपने परचेज की है। जैसे 1 लाख रुपए की दुकान खरीदी हमने किसी से और आपने उस व्यक्ति से कहा कि भाई मैं तेरे 20,000 रुपए के तेरे क्रेडिट्स का पेमेंट मैं कर दूंगा। तो मुझे अब उससे कितना पेमेंट करना है? नेट एक्सेस कितनी बनी? 80,000। मुझे कितना पेमेंट करना है? 80। लेकिन मैं उसे कितने दे रहा हूं? 1.5 लाख रुपए। कितने पेमेंट कर रहा हूं? 1.5 लाख रुपए। तो जबकि मुझे पेमेंट कितना करना था? 80। तो 1.5 लाख में से लेस कर दो 80,000, तो बचे कितने? 70,000 रुपए। कितने बचे? 70,000 बचे। जो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, मैंने पेमेंट कितना किया? 1.5 लाख रुपए का। जो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं उसी को बोलते हैं गुडविल। और इस प्रकार की गुडविल को कहां लिखते हैं? इसे बोलते हैं परचेज गुडविल। और इसे कहां लिखते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। कहां लिखते हैं इसको? बैलेंस शीट के अंदर। इट इज एन असेस फॉर द कंपनी। ये कंपनी की क्या होती है?
ये कंपनी की असेस्ट होती है, ये कंपनी की बेटा क्या होती है, ये कंपनी की असेस्ट होती है। दिस गुडविल इज अमोर्टाइज विद इन 10 years और विद इन द लाइफ ऑफ द गुडविल। इस प्रकार की गुडविल को हम क्या कर लूंगा, अमोर्टाइज करूंगा, और कितने साल में करूंगा, 10 साल के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटे, एक होती है बच्चों, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये क्या होती है सर, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, मतलब ऐसी गुडविल जो हमने खुद बनाई, ऐसी गुडविल जो हमने खुद बनाई, हमने किसी से खरीदी है, और इस प्रकार की गुडविल को बुक्स में शो नहीं किया जाता। देखिए कहता है नॉट रिकॉर्डेड, इसको किताबों में नहीं लिखेंगे, इसको किताबों में नहीं लिखेंगे। मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होती, मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होती। जो मैंने खुद मेहनत करके बनाई है उसको किताबों में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था जो हमने कह रहा है ना कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है जो हमने खुद बनाई है, एक्सपर्ट की गुडविल मैंने खुद बनाई है, तो क्या मैं अपनी बैलेंस शीट में इसको शो करूंगा? नहीं। क्यों? मेहनत की कोई वैल्यू नहीं होती। देखिए मेहनत वाली गुडविल को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, मेहनत वाली गुडविल है उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। नॉट रिकॉर्डेड, समझ में आ रही है? दिस गुडविल इज नॉट परचेज रेदर क्रिएटेड बाय द एफर्ट ऑफ द पार्टनर्स, मतलब इसको हमने किसी से परचेज नहीं किया, इसको हमने क्या नहीं किया, किसी से परचेज नहीं किया। ये पार्टनर्स ने, किसने बनाई है? पार्टनर्स ने मेहनत करके बनाई है। ये बेटा किसने बनाई है? पार्टनर्स ने मेहनत करके बनाई है, और इस प्रकार की गुडविल को किताबों में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहता है दिस गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन असेट इन द बुक्स, और इसको बैलेंस शीट के अंदर असेट में शो नहीं करेंगे, ये कह रहा है ये। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, अब मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट है, यहां मैंने लिख दिया है वेरी इंपोर्टेंट। नीड फॉर दी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड फॉर दी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब कहने का मतलब है कि गुडविल की वैल्यू निकालने की जरूरत कब पड़ती है, मतलब गुडविल को निकालने की आवश्यकता कब पड़ती है, गुडविल को निकालने की आवश्यकता कब पड़ती है? When there is a change in the profit sharing ratio among the existing partners, जब existing partners का रेशियो चेंज हो जाए। मतलब सर जी क्या मतलब है इसका? तो देखिए यहां पर देखो बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing partners, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partners, ये मतलब है इसका। सर जी क्या मतलब है इसका? जैसे मैं आपको समझाऊं, 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, इनका रेशियो था 3, 2 और 1, ये रेशियो था एबीसी का। बात समझ में आ रही है? अब 1/4 को हमने क्या किया, 1/4 2020 को हमने रेशियो हो गया हमारा इक्वली हो गया, क्या हो गया? इक्वली हो गया। तो आवश्यकता पड़ेगी when there is a change in profit ratio among the existing partners, मतलब समझ में आ गया? तो गुडविल का वैल्यूएशन करने की जरूरत कब पड़ती है? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशियो क्या हो जाता है बे बच्चों? बदल जाता है। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो जाता है, जब हमको गुडविल का वैल्यू निकालने की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, when the new partners is admitted, जब एक नया पार्टनर्स फर्म में एडमिट हो रहा है। 3 पार्टनर्स थे ए, बी और सी, फर्म में कितने पार्टनर्स थे? 3। फर्म में कितने पार्टनर्स थे सर जी? 3। अब एक नया पार्टनर्स डी इस फर्म में आ रहा है, तब आपको गुडविल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। हम गुडविल निकालेंगे।
अगला पॉइंट क्या है? व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाइस, मतलब कहने का मतलब है जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, फर्म से जा रहा है, और डाइस का मतलब जब वो दुनिया से जा रहा है, तब उसकी विधवा कहेगी, विडो कहेगी, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहेगा कि आप, मेरे पिताजी ने काम किया, मेहनत की, तो आप फर्म की गुडविल निकालिए, तो अब आपको गुडविल निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब है अगर कोई पार्टनर्स हमको छोड़कर चला गया, या दुनिया ही छोड़कर चला गया, या दुनिया से ही छोड़कर चला गया, जब हमको गुडविल को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को निकालने की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब रेशियो चेंज हो जाए, जब नया पार्टनर फर्म में आ जाए, जब किसी पार्टनर को रिटायर हो जाए, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, सर जी क्या आ गया कि ये 3 पॉइंट है ना, ये वाले 3 पॉइंट, ये वाले 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, तो कह रहा है इसको छोड़कर कोई 3 पॉइंट बताओ जब गुडविल की निकालने की आवश्यकता होगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की आवश्यकता होगी। अब बच्चे तो क्या होते हैं, तुम्हें पता ही है बच्चों की कहानी क्या है। बच्चों की कहानी तो सही बहुत खराब होती है, वो शुरू के 3 पॉइंट याद कर जाते हैं, क्योंकि मास्टर कह देते हैं बेटा 3 पॉइंट याद कर लो। कोई कौन कौन से? ये वाला चेंज इन परमिशन रेशियो, एडिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डाइस, बस। बच्चे अब वो उसने क्या कर दिया, उसने पूरा चेंज कर दिया, 3 नंबर में क्वेश्चन डाल दिया कि इन तीनों पॉइंटों को छोड़ करके लिख दिया क्वेश्चन में, एक्सेप्ट इनको छोड़ करके कोई और 3 पॉइंट बताओ जब गुडविल को निकालने की आवश्यकता होती है, नीड होती है। क्या होती है बच्चों? नीड होती है। बात समझ में आ रही बच्चे? हाँ जी। अब सर जी वो कौन कौन से पॉइंट है, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखो। चलिए, अभी बोर्ड नया है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगी कि क्या होना है, प्रोसेस की क्या हो रही है बेटा, है। चलिए अब क्या होगा, तो बच्चों समझ में आ गया आपके। अब मैं 3 पॉइंट बता रहा हूं कि इन तीनों को छोड़ करके कोई 3 और पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट, व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब पुरानी फर्म क्या हो रही है, सोल्ड हो रही है। व्हेन द फर्म इज सोल्ड, जब पुरानी फर्म बेची जा रही है, जब फर्म को हम सोल्ड कर रहे हैं, जब हमको अपनी फर्म बेचनी है तो हमको अपनी फर्म की गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी। जब हमको अपनी फर्म की को बेचना है, मुझे सोल्ड करनी है अपनी फर्म, एक्सपर्ट एंड कंपनी को मुझे बेचना है, तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, गुडविल की वैल्यू निकालूंगा। तो ये केस ये लिखना है, when the firm is sold, when the firm is amalgamated, amalgamated का मतलब जानते हो, जैसे ये 2 फर्म है, ये 2 फर्म है, मैं यहां समझा रहा हूं, ये 2 फर्म है, ठीक है, एवीएन कंपनी
और ए कंपनी और बी कंपनी, और एक नई फर्म बना ली हमने एक नई फर्म बना ली। क्या बना ली बेटे बच्चों? एक नई फर्म बना ली। When the firm is amalgamated, तो क्या करना पड़ेगा? तब मुझे आवश्यकता पड़ेगी इन दोनों फर्मों की गुडविल निकालने की। पढ़िए ध्यान से, कह रहा है जब दो फर्म मिलकर एक नई फर्म बन जाती है तब इन दो फर्मों की गुडविल हमको निकालनी पड़ेगी। इन दोनों फर्मों की जब ये दोनों फर्में मिल जाती हैं और एक नई फर्म का जन्म होता है सर जी, उसी को बोलते हैं अमोलगमेशन। तो इन दोनों फर्मों की मुझे क्या निकालनी पड़ेगी सर जी? गुडविल निकालनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट देखिए, व्हेन फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब ये पार्टनरशिप फर्म किस में कन्वर्ट हो रही है? कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। बाकी का ये सब आप पढ़ोगे आने वाले भविष्य में। 3 तो आप यही पढ़ोगे, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये वाला पहला पॉइंट। ये एडमिशन 5th चैप्टर है, 4th है, ये 5th है। ये आपको दिखाया, ये बीकॉम में समझाऊंगा मैं आपको, और ये बीकॉम सेकेंड ईयर में समझाऊंगा, और ये मैं आपको कभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसकी सिर्फ किताबों में एंट्री होती है, बस और कुछ नहीं होता। मतलब कभी आप पढ़ोगे नहीं। व्हेन फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अब मैं आपको आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट चलिए, एक चीज और रह गई अभी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। सर जी, इसका मतलब क्या है कि इस फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो बच्चों, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण गुडविल प्रभावित होती है? जैसे 2 हलवाई हैं, एक कल्लू हलवाई और एक हल्दीराम। अब एक बताओ, कल्लू हलवाई गली में है और हल्दीराम बहुत चांदनी चौक में है, तो बताओ गुडविल किसकी ज्यादा होगी? कल्लू हलवाई की तो 10,000 रुपये है और उसकी कितनी होगी? 1500 करोड़ रुपए गुडविल है हल्दीराम की। तो वो आपको फैक्टर्स बताने हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं। कल्लू हलवाई, जैसे मेरे भाई का नाम है पम्मी हलवाई, पम्मी हलवाई है और हल्दीराम है। अब बताओ इन दोनों में गुडविल किसकी ज्यादा है? गुडविल सर जी हल्दीराम की ज्यादा है। क्यों? हल्दीराम में एक बहुत अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो वो कारण पूछ रहा है ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो गुडविल को प्रभावित करेंगे। फैक्टर्स पूछ रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल को प्रभावित करने वाले तथ्य। जैसे लिखिए, जैसे ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हल्दीराम की वैल्यू ज्यादा दिख रही है, पम्मी हलवाई की वैल्यू आपको क्यों कम दिख रही है। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। मतलब वो हमें फैक्टर्स पूछ रहा है कि पम्मी हलवाई की गुडविल कम क्यों है और हल्दीराम की गुडविल ज्यादा क्यों है। वो फैक्टर्स पूछ रहा है वो आपसे। मेरे भाई है नीचे, पम्मी हलवाई के नाम से फेमस है, लेकिन क्या वो फेमस है? नहीं सर। क्या उसे सब जानते हैं? ऑल ओवर इंडिया जानता है? दिल्ली जानती है पूरी? नहीं जानती सर, केवल गली के लोग जानते हैं बस। तो पम्मी हलवाई की गुडविल क्या होगी? कम होगी। अब वो पूछा फैक्टर्स ना, फैक्टर कौन कौन से हैं? आपको एग्जाम में कोई एक फैक्टर्स पूछ लेगा या कोई 3 नंबर में कोई 3 फैक्टर्स पूछ लेगा। 3 फैक्टर पूछे तो 3 नाम लिखने हैं और हल्का सा डिटेल बता दो उसकी। और केवल एक फैक्टर पूछा है, कह रहा है 40-50 वर्ड में लिखो, तो आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। जैसे मैं समझाता हूं आपको, एफिशिएंट मैनेजमेंट। सर जी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए सर जी? मैनेजमेंट जिसका प्रबंधक बहुत बढ़िया है, इंटेलिजेंट होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए। प्रूडेंट का मतलब क्या है? दूरदर्शी होना चाहिए। सर जी क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। जब ये सब बातें होंगी, जब ये सारी बातें होंगी, तो हमारी सेल ज्यादा होगी, हमारी क्या होगी?
प्रॉफिट ज्यादा होगा और हमारी फर्म की गुडविल भी ज्यादा होगी। सर जी इतनी बातें लिखनी है आपको, समझ में आ रही है। एक होता है फेवरेबल लोकेशन। बेटा क्या होता है फेवरेबल लोकेशन? मतलब आपकी दुकान एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां की ग्राहक आसानी से आ जा सके। जैसे हल्दीराम की दुकान है, आप देखते हो हल्दीराम की दुकान मॉल में भी मिल जाती है, चांदनी चौक में भी है, बड़े बड़े मॉलों में भी है। तो इसका मतलब है फेवरेबल लोकेशन होना चाहिए जहां पर ग्राहक आसानी से आना, चौड़ा रोड होना चाहिए। उससे क्या होगा सर जी हमारी सेल बढ़ेगी, सर जी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट और सेल दोनों बढ़ेंगी तो इसका मतलब हमारी गुडविल भी बहुत अच्छी होगी। समझ में आ रही है। एक होता है लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? मतलब एक जो नया बिजनेस है और एक पुराना बिजनेस है, तो आपकी दृष्टि में कौन सा बिजनेस बढ़िया है? पुराना बिजनेस। क्यों सर जी? क्योंकि पुराना बिजनेस में ग्राहक ज्यादा होंगे। बेटे पुराने बिजनेस में ग्राहक ज्यादा होंगे अपेक्षा नए बिजनेस के। ज्यादा ग्राहक, मोर कस्टमर मोर प्रॉफिट। जब मोर प्रॉफिट होगा तो हमारे फर्म की गुडविल भी ज्यादा होगी। ये मतलब है इसका। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सर जी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए, जब तो ग्राहक जुड़ेंगे आपसे। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया नहीं है तो क्या आपका माल बिकेगा? जब माल ही नहीं बिकेगा तो काहे की गुडविल? तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऐसे ही मार्केट सिचुएशंस, ऐसे ही मार्केट सिचुएशन, अदर फैक्टर लाइक आफ्टर सेल सर्विस, गुड्स कस्टमर्स रिलेशन। आपके कस्टमर से व्यवहार कैसा है आपका? आप ग्राहक आता है, आप बोलते बदतमीजी से बोलते हो, आपने देखा होगा। ग्राहकों की कोई परवाह नहीं करता। अरे भाई जब ग्राहकों की कोई परवाह नहीं करोगे तो फिर ग्राहक आपका एक दिन आना बंद हो जाएगा, तो आपकी गुडविल भी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही है। एक क्या है कि आपका सेल सर्विस, आपने माल भेज दिया और आप माल भेज दिया, अब घर जाकर देखा, बच्चे को पहनाया, वो माल वो जो शर्ट टी शर्ट थी या पैंट शर्ट जो भी था वो बच्चे के नहीं आया, तो अब आप उसके पास गए कि भाई साहब वापस कर लो, ये मेरे बच्चे के नहीं आया, तो आपने मना कर दिया, तो फिर आपकी क्या होगी? गुडविल कम हो जाएगी आपकी। तो वो कह रहा है आफ्टर सेल सर्विस, अगर आप माल बिकने के बाद भी आप उसे उत्तम सर्विस दे रहे हो तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? आपकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो सर जी आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। चलिए अब मैं आपको धीरे धीरे चल रहा हूं। चलिए क्या हो जाता है इसमें? चलिए ये हो गया। अब आया मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपके कोर्स में बेटा 3 प्रकार के मेथड हैं। एक तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं आपको तीनों को स्लोली बताऊंगा कि कैसे करना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे करना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्योंकि जब आप अपनी फर्म को बेच रहे हो तो गुडविल की वैल्यू निकालोगे। गुडविल की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर जी पास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर गुडविल की वैल्यू निकलती है। मैं कैसे निकालूंगा गुडविल? सर जी ज्यादा प्रॉफिट पाऊंगा ज्यादा गुडविल होगी, तो मैं गुडविल को मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा? प्रॉफिट के आधार पर निकालूंगा। उन्होंने गुडविल को निकालने के 3 मेथड दिए। पहला दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर जी इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल। इसका फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज।
अब अगला देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू का मतलब होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। अब मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होगा। तो मैं पहले सबसे पहले आपको क्या बता रहा हूं कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है। कह रहा है N/P नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट्स। मतलब कहने का मतलब है सेम प्रॉफिट कमाती रहेगी, सेम प्रॉफिट, ये बना, ये प्रॉफिट है। सर जी इसका मतलब क्या है? सर जी इसका मतलब ये है कि दो फर्म है। क्या फर्म है? एक मेरी फर्म है, एक आपकी फर्म है। मैं अपनी फर्म को आपको बेच रहा हूं। इसमें दो फर्म होगी, एक मेरी फर्म होगी, एक आपकी फर्म होगी। आप मेरी फर्म को खरीद रहे हो तो आप मेरे से पूछोगे सर जी गुडविल क्या है आपकी, क्योंकि मैं गुडविल के पैसे भी लूंगा। मैं आज 30 साल से एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर को चला रहा हूं, तो मैं केवल बिल्डिंग के पैसे लूंगा, क्योंकि आप मेरा नाम भी खरीद रहे हो। एक्सपर्ट बिल्डिंग के साथ साथ क्या खरीद रहे हो? मेरा एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर का ब्रांड भी खरीद रहे हो, ब्रांड नेम भी खरीद रहे हो। तो गुडविल बिल्डिंग की वैल्यू के साथ साथ मैं अपने ब्रांड की वैल्यू को भी लूंगा। तो कह रहा है, अब मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि मीन्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न सेम प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द पास्ट प्रॉफिट। मतलब मैं फर्म अपनी बेच रहा हूं, तो आप मेरे से पूछ रहे हो सर जी आपकी गुडविल क्या है। तो सर जी मैं पहले आपको यह बताऊंगा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। नंबर ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है आपके फर्म की जो गुडविल है, आपके फर्म की जो गुडविल है, अगर हम अपने कोई और एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना डालें तो सिर्फ आपकी पुरानी मेहनत के दम पर आने वाले कितने साल तक हमें सेम मुनाफा मिलता रहेगा। मतलब आप मेरे से ये कह रहे हो सर जी मुझे वो बता दो आप कि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालूं, सिर्फ आपके दम पर, मतलब मेरे दम पर हम कितना प्रॉफिट कमा लेंगे, वो बता दो आप मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, अपना प्रॉफिट को चेक करूंगा। तो मैं करूंगा, मैं आपसे बोलूंगा कि भाई साहब मैं अपने पुराने प्रॉफिट निकालूंगा, पास्ट प्रॉफिट देखूंगा कि कितने प्रॉफिट हुए। तो मैं आपसे बोलूंगा कि नंबर ऑफ ईयर मतलब 4 ईयर्स परचेज, मतलब 4 साल तक आप कुछ भी मत करना, लेकिन आप इतने प्रॉफिट तो कमा ही लोगे, ये मतलब है इसका। आप कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत डालो, जैसा मैं काम कर रहा था वैसे ही करते रहो, तो आप इतना प्रॉफिट कमा ही लोगे। तो 4 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज, ये सब क्वेश्चन में दे रखे होंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। तो इसका मतलब मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। इसका मतलब है कि आपकी पुरानी मेहनत के दम पर आने वाले कितने साल तक हम सेम प्रॉफिट मिलता रहेगा जो आपको होता है। आपकी पुरानी मेहनत के दम पर कितने साल तक सेम प्रॉफिट कमाए जा सकेंगे, मतलब कितने प्रॉफिट कमाए जा सकेंगे अभी आप जो कमाते हैं, अभी जो आप कमाते हैं। अब आया एवरेज प्रॉफिट, अब आया एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी, ये आया एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। आपने 5 साल का प्रॉफिट ले लिया और उसमें 5 का भाग दे दिया। आपने नंबर कह रहा है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, आपने सभी वर्षों का प्रॉफिट जोड़ लिया। 5 साल का प्रॉफिट था, 12, 10, 25, 40, 50 सबको जोड़ लिया और 5 का भाग दे दिया। तो मेरा क्या आ जाएगा सर जी, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सब ये न्यूमेरिकल कराऊंगा जब समझ में आएगा आपके, अभी मैं आपको थोड़ी समझा रहा हूं। चलिए मैं पहले आपको एक चीज और समझा दूं।
जैसे चलिए, अब कह रहा है हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैसे करेंगे कैलकुलेट? सर जी ये भी समझा दो हम। कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि आपको बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है, करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि इस प्रकार जो प्रॉफिट दे रखा है ना उसमें कुछ कीटाणु घुसेड़ होंगे। कीटाणु मतलब एरर होंगी, तो उन एरर को ठीक करना होगा। सर जी सबसे मुश्किल तो बच्चों को यही आता है कि सर जी कुछ एरर है और उस एरर को ठीक करना है। जैसे प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है आपको, अब इसमें कुछ एरर है, कुछ कीटाणु घुसे हुए हैं, तो उन कीटाणुओं को निकालना पड़ेगा आपको अगर ऐड कर रखे हैं। जैसे सर जी कौन कौन से कीटाणु हैं जो गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी पहले आपको। जैसे एबनॉर्मल लॉस इसमें ऐड कर रखा है, सॉरी हानियों को आपने क्या कर रखा हुआ, लेस कर रखा हुआ। ये जो प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए का, अब इसमें क्या शामिल है, एबनॉर्मल लॉस आपने क्या कर रखा है, लेस कर रखा है। आपने क्या कर रखा है, लेस कर रखा है। कह रहा है एबनॉर्मल लॉस इफ डेबिटेड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे ऐड करना पड़ेगा। मैंने आपसे 11वीं में भी सिखाया था कोई चीज ऐड कब होगी, जब आपने लेस कर रखी है। बेटा कोई चीज ऐड कब होगी, जब आपने लेस कर रखी है। बात समझ में आ रही है? तो वही कह रहा है, जैसे हम क्या कर चाहिए, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ असेस्ट, इसके एग्जाम्पल मैंने समझाए। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई फायर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड और वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट ETC। ये सब अगर आपने ये सब चीजें लेस कर रखी हैं तो आपको ऐड करेंगे। ये ऐड जभी होंगी जब आपने लेस कर रखा है। सर जी क्यों? सर जी क्यों? क्योंकि हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है, हमें लेना है बिजनेस का प्रॉफिट। हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है, हमें बेटा बिजनेस का प्रॉफिट लेना है। हमें बेटा कौन सा प्रॉफिट लेना है, हमें बेटा बिजनेस का प्रॉफिट लेना है। मतलब बिजनेस का प्रॉफिट मतलब वो वाला प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द बिजनेस कमाया हो। अगर इधर उधर से प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, तो उसे क्या करूंगा, अगर हमने लेस कर रखा है तो उसे ऐड करूंगा, और हमने कोई चीज ऐड कर रखी है तो उसे लेस करूंगा। बस मतलब इधर उधर के प्रॉफिट को हटाना है, केवल वही प्रॉफिट लेना है जो बिजनेस से कमाया। ट्यूशन से आने वाली फीस, दिस इज द बिजनेस प्रॉफिट। आपके पापा हैं, आपकी दुकान है स्टेशनरी की, और आपने की पापा ने एक किताब बेची PS ग्रेवाल की 600 रुपये की, और पापा ने 20 रुपये कमा लिए। दिस इज द बिजनेस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट बेटा कौन सा कहलाएगा, बिजनेस प्रॉफिट कहलाएगा। अगर इस प्रॉफिट में इस प्रकार के चीजें शामिल लेस कर दी गई हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, क्या आपको संपत्तियों से हानि हो गई और आपने अपना प्रॉफिट क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, तो इसे क्या करूंगा बेटा, ऐड करूंगा। वापस मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि आपने लेस कर रखा है, क्योंकि आपने बेटा लेस कर रखा है। ये चीज नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं जो डे टू डे मतलब रेगुलर बिजनेस में नहीं होती हैं, कभी कभी होते हैं, इत्तेफाक से होते हैं। ये कैसे होते हैं, इत्तेफाक से होते हैं, जो नॉर्मल बिजनेस में नहीं होते। इत्तेफाक से अचानक हो गए, आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया और आपका हानि हो गई। आपने डिविडेंड पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, ये क्या बिजनेस का है, बिजनेस के खर्चे हैं ये, लेकिन आपने क्या कर रखे, लेस कर रखे हैं। तो अब इन्हें वापस क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आ रखा है ये कब आ रखा है, लेस होने के बाद। तो अब उसे क्या करूंगा, वापस ऐड करूंगा। समझ में आ गई? ऐसी लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस बाई थेफ्ट, चोरी हो गई, लॉस बाई फायर, कोई ब्याज पे किया, डिविडेंड पे किया, ऐसी वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट ETC। सर जी ये क्या होता है, एक कर्मचारी है, आपकी फर्म में काम कर रहा है और स्वेच्छा से जा रहा है। क्या कर्मचारी के बार बार जाएगा, हर साल जाएगा? क्या कर्मचारी क्या आपकी दुकान से हर बार जाएगा? तो मैं क्या करूंगा, हमने क्या कर रखा है, हमने लेस कर रखा है, तो उसे क्या करूंगा, ऐड करूंगा।
क्योंकि ये बार बार नहीं होगा, हर बार नहीं होगा, डे टू डे नहीं होगा। इफ्तिकार से हो गया, तबीयत सही नहीं रहती उसकी, तो वो क्या कर रहा है, वो रिटायरमेंट ले रहा है। तो मुझे केवल वो लेना है जो डे टू डे खर्चे हों, उन्हीं खर्चों को लेस करना है। जो इफ्तिकार जो अचानक हो गए खर्चे, उनको नहीं लेना, उनको नहीं लेना। इफ्तिकार वाले खर्चे क्या करूंगा, हटा दूंगा। इत्तेफाक वाले खर्चे क्या करूंगा बेटा, हटा दूंगा, मतलब एड बैक कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, एड बैक कर दूंगा। एड बैक का मतलब क्या है, कोई चीज आपने लेस कर रखी है तो उसे क्या करूंगा, दोबारा से एड बैक करूंगा, मतलब वापस ऐड करूंगा। कोई चीज लेस कर दी तो उसे ऐड करूंगा, ये मतलब है इसका। ऐसे ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सर जी क्या होता है ये, सर जी ये क्या होता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में कितने लिखे थे, ओपनिंग स्टॉक कितना था 10,000, और आपने कितना लिख दिया 15। कितने ज्यादा लिख दिए 5,000, मतलब ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। आपने कितने लिख दिए 15 और लिखने कितने थे 10, तो मैं क्या करूंगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। आपने अपना प्रॉफिट 15 से कम कर दिया, जबकि कम कितने से करना था 10 से, तो 5,000 से ज्यादा से कम कर दिया। ज्यादा खर्चे डाल दिए, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट, कम खर्चे ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। जब खर्चे ज्यादा होंगे प्रॉफिट क्या होगा, सर जी कम होगा, और कम खर्चे होंगे तो क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है आपने जो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो था वो 10,000 का था रियल में, लेकिन आपने कितने लिख दिए 15,000 लिख दिए। आपने P&L अकाउंट के डेबिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 15,000 लिख दिए, जबकि कितने लिखने 10। तो इसका मतलब है आपने प्रॉफिट कितने से कम कर दिया, 15 से कम कर दिया। आपने प्रॉफिट कितने कम कर दिया, 15 से कम कर दिया, 5,000 से ज्यादा से कम कर दिया। तो जो अब गलती हो गई, अब गलती को ठीक करूंगा या नहीं करूंगा, तो उसे क्या करूंगा, ऐड करूंगा। देखो ऐड करूंगा, देखिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ऐसे ही क्या होता है अंडर वैल्यूएशन, ऐसे क्या होता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहले समझो क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखाते हैं, सर जी क्लोजिंग स्टॉक को दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। आप जितना लिखोगे, ज्यादा लिखोगे तो क्लोजिंग स्टॉक क्या बढ़ जाएगा, लेकिन आपने क्या करा, कम लिखा। आपने लिखने थे 25, कितने लिखने थे 25, और आपने कितने लिख दिए 20, तो 5,000 से प्रॉफिट कम किया नहीं किया आपने। ये जो प्रॉफिट आ रखा है, ये 5,000 प्रॉफिट आपको कितने लिखने थे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपको लिखने थे 25 और आपने लिखे 20। इसका मतलब कितने कम लिखे 5, तो 5,000 से प्रॉफिट आपको बढ़ाओगे ना। आपने प्रॉफिट कम कर रखा है ना 5,000 से, तो 5,000 से क्या करूंगा, प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा। अंडर वैल्यूड कर रखा है, कम लिख रखा है, कम लिख रखा है, कम लिख रखा है, कम लिख रखा है। आपने कितने लिख रखे हैं 20 और लिखने कितने थे 25, तो 5,000 से प्रॉफिट को कम लिख रखा है। ये जो प्रॉफिट दे रखा है, ये जो वाला प्रॉफिट 1 लाख रुपए, इसमें कितने कम लिख रखे हैं 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड बैक करूंगा। देखो मैंने वही किया है, समझ में आ रहा है, हाँ जी समझ में आ रहा है। अब आराम से धीरे धीरे आएगा बेटा, यही मेन कॉन्सेप्ट है, समझ लिया आराम से। फिर मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, क्योंकि इस पर पेन सही नहीं बैठता। डिजिटल बोर्ड पर सिर्फ थोड़ी समझाऊंगा, न्यूमेरिकल में आपको व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगा, जब भी समझ में आएगा आपके। समझ में आ रही है, हाँ जी। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था और आपने उसे क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। जैसे आपने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर खरीदा कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में, और आपने क्या मान लिया, खर्चा मान लिया।
क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। कंप्यूटर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने उसे खर्चा मान करके P&L अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। तो डेबिट में लिख दिया का मतलब आपने प्रॉफिट कम कर लिया होगा। आपने प्रॉफिट क्या कर लिया, कम कर लिया, जबकि क्या था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में। कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो अब क्या करना पड़ेगा सर जी, क्या करना पड़ेगा। अब जो चीज़ हमने क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट कम कर लिया हुआ, आपने कंप्यूटर को कहाँ लिख दिया, P&L अकाउंट के डेबिट में। आप कोई भी चीज़ P&L अकाउंट के डेबिट में लिख दोगे, इसका मतलब है प्रॉफिट आपने कम कर लिया होगा। क्या मतलब है इसका, सर जी प्रॉफिट कम कर लिया होगा, जबकि क्या प्रॉफिट कम करना था, नहीं करना था, क्योंकि आपको कंप्यूटर पर क्या काटी थी, हिरास। आपने हिरास तो काटी नहीं, तो जो नहीं काटी उसे लेस कर देंगे। अभी फिलहाल क्या करोगे आप, जो कंप्यूटर की जो वैल्यू थी आपने उसे खर्चा मान के प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया। ये जो प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपए, आपने कंप्यूटर की वैल्यू से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया। तब उससे क्या करूंगा, ऐड करूंगा। क्या करूंगा बेटा, ऐड करूंगा। चलिए अब ऐसे ही बिल्कुल अपोजिट एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या मतलब है सर जी, एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है, देखिए मैं हट जाता हूं, आप देखो पहले। मतलब एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या है, ऐसी इनकम जो डे टू डे नहीं होती, इत्तेफाक से हो गई, अचानक हो गई, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, वो हो गई। हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा। अगर ऐड कर दिया तो लेस कर दो। अगर आपने ऐड कर दिया तो लेस कर दो। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस की इनकम नहीं है। हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, हम बिजनेस का प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, हम बिजनेस का प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रियल प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। अगर गलती से कोई भी खर्चा, ऐसा खर्चा, ऐसी इनकम सॉरी ऐड कर ली जो बिजनेस की नहीं थी, तो मैं क्या करूंगा सर जी, लेस करूंगा। तो देखिए एबनॉर्मल गेन इफ इज क्रेडिटेड। अगर आपने P&L अकाउंट में क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है, मतलब ऐड कर रखा है। प्रॉफिट में क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, तो उसे क्या करूंगा, लेस करूंगा। कोई भी चीज लेस कब होगी, जब आपने ऐड कर रखी है गलती से। देखिए गेन ऑन सेल ऑफ असेट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम। अब क्या आग क्या हर साल लगेगी, जो मेरी बीज को खरीद रहा है, तो मैंने क्या कर रखा कि मुझे क्लेम मिल गया, तो जो मेरे बीज को खरीद रहा है तो क्या कहा, भाई साहब मुझे तो मिलेगा नहीं। तो मैंने क्या कर रखा है, अपनी इनकम मान ली, और इनकम मानकर मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट को बढ़ा दिया, तो लेस कर दूंगा। क्या आग क्या बार-बार लगेगी, क्या क्लेम बार-बार मिलेगा, बार-बार मिलेगा क्या क्लेम। तो देखिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीट, अर्थक्वेक सेटलमेंट क्लेम रिसीट। कोई अर्थक्वेक सेटलमेंट आ गया, कोई अर्थक्वेक सेटलमेंट क्लेम मिल गया, भूकंप आ गया और मुझे क्लेम मिल गया। क्या अर्थक्वेक हर बार आएगा, हर बार आएगा क्या। तो ये क्या है सर, ये एबनॉर्मल गेन है। तो क्या करूंगा, लेस करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है। अगर बढ़ा रखा है, ऐड कर रखा है, तो लेस करूंगा। देखिए ऐसे ही डिविडेंड रिसीट, ऐसे ही डिविडेंड रिसीट, इंटरेस्ट रिसीट, ऐसे ही अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कम मूल्यांकन हुआ। जैसे मैंने ऊपर क्या दिखाया था, ओवर वैल्यूएशन को क्या किया था, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक को क्या किया था, ऐड, और इसे क्या करूंगा, लेस। ऐसे ही ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कर रखा है, प्रॉफिट बढ़ा रखा है, तो क्या करूंगा, लेस करूंगा। हमें लिखने थे 10 और लिख कितने दिए 15, तो 5,000 से प्रॉफिट बढ़ा रखा है, तो क्या करूंगा, लेस करूंगा। समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कोई रेवेन्यू खर्चा था और आपने उसे क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया।
तो अब क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा सर जी, लेस करूंगा। देखिए देखो, मतलब कहने का मतलब है छोटे मोटे खर्चों को बड़ा खर्चा मान लिया, छोटे मोटे खर्चों को बड़ा खर्चा मान लिया, ये मतलब है इसका। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई छोटा मोटा खर्चा था उसे क्या मान लिया, बड़ा खर्चा मान लिया। देखिए ऐसे ही पार्टनर एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन सैलरी, पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी, कैसी सैलरी दी जाएगी, इतना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। हम निकालते हैं भविष्य की, हम गुडविल किसकी निकालते हैं, भविष्य की। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, पार्टनर एक्सपेक्टेड रेम्यूनरेशन सैलरी, एक्सपेक्टेड, बड़ क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड। आगे देखो, एनी अदर फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस लाइक मैनेजमेंट कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम ईटीसी, ये क्या करूंगा सर जी, लेस करूंगा। क्या करूंगा, लेस करूंगा। चलिए आगे देखिए, मतलब कहने का मतलब है इतनी सारी दवाइयां लगाने के बाद वो बीमारी वाला प्रॉफिट अब जाकर ठीक होगा। मतलब इतनी सारी चीजें ऐड लेस करने के बाद, इतनी दवाइयां लगाई जब जाकर के जो 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 जो, जो इनकरेक्ट प्रॉफिट था अब जाकर करेक्ट होगा। मतलब कहने का मतलब है अब जाकर के हवन पूरा हुआ। इतनी सारी चीजें ऐड और लेस करी जब जाकर के हवन पूरा हुआ। इतना मुश्किल है ये, समझ में आ रही है, मुश्किल नहीं है। जब मैं कराऊंगा सब समझ में आएगा। आपके समझ में न्यूमेरिकल आते सर, सामने चीजें पड़ी होती हैं, हाँ जी सभी समझ में आ रहा है। हाँ चलिए अब आप एग्जाम्पल देखो, अब आप एग्जाम्पल देखो। वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड। और ये सर जी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है? जरा ध्यान से देखिए, आपको प्रॉफिट दे रखा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट द 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। आपको क्या करा है, गुडविल निकालनी है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, आपको क्या निकालनी बेटा, फर्म की गुडविल निकालनी है एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालनी है, 3 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो ये इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। 40,000 प्रॉफिट दे रखा है, इट इंक्लूडेड लॉस बाई फायर 2,000 रुपये। इसमें क्या कर रखा है, ये एबनॉर्मल लॉस है। 22,000 प्रॉफिट, इट इंक्लूडेड लॉस बाई थेफ्ट, चोरी हो गई, एबनॉर्मल लॉस है। आपने क्या कर रखा हुआ, लेस, तो क्या करूंगा, ऐड। ये इसमें 1,000 रुपये ऐड करूंगा, 6,000 रुपये 17-18 में लॉस, इट इंक्लूड्स डिविडेंड पेड 5,000 रुपये। आपने लाभांश दिया, क्या दिया आपने, लाभांश। ये सब नोट कर लेना कॉपी पे। आज ये वीडियो तो हट जाएगी, ये वीडियो क्या होगा, हट जाएगी। तो ये सब चीजें नोट कर लेना कॉपी पे जो लिखाई है मैंने आपको। पता लगा आपने ऐसे ही आपने पढ़ लिया, वीडियो सुन लिया और हो गया काम। हाँ जी देखिए ये क्या है, इनको डिविडेंड पेड 5,000 रुपये। हमने क्या कर रखा है, लेस कर, ये क्या है 6,000 रुपये। हानि आ रही है, क्या रखी है, क्या रखी है, हानि। हानि कब आ रखी है, ये लेस करने के बाद। तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीट एबनॉर्मल गेन है, तो क्या करूंगा, इसे लेस करूंगा क्योंकि ऐड कर रखा है। और ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, क्या कर रखा है, लेस, तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, आपको कुछ अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको कुछ अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2017-18 अंडर वैल्यूड बाई 3,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है अंडर वैल्यूड 4,000। ये मशीन परचेज 1,17 50,000, बट इट इज ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिवीजन ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम ऑन SLM। ये सर ये क्वेश्चन मैंने खुद स्वयं बनाया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके सब समझ में आ जाए। इसका आंसर देखिए कितनी मेहनत की जा रही है आपके साथ हैं। एक क्वेश्चन को बनाने के लिए सर जी बहुत टाइम लगता है सर। ठीक है, देखिए अब मैं आपको कैसे समझाऊंगा, ध्यान देखिए। अब मैं निकाल रहा हूं एडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब करेक्ट प्रॉफिट। क्या निकाल रहा हूं मैं, करेक्ट प्रॉफिट निकाल रहा हूं। ठीक है,
गिवन प्रॉफिट दे रखा है, 22,000 दे रखा है, 6,000 दे रखा है, 20,000 दे रखा है, 4,000 दे रखा है। ये सब चीज़ दे रखी है, ये सब चीज़ दे रखी है। अब मैंने बताया था आपको ये एबनॉर्मल लॉस, देखिए 16-17 का देखते हैं। ये प्रॉफिट जो दे रखे ना ऊपर, जो दे रखे थे, देखिए देखो ये वाले प्रॉफिट दे रखे हैं। ये चारों प्रॉफिट साल के प्रॉफिट उतार लिए, 22, 6, 20 और 40। देखो ये उतार लिया, 22, 6, 20, 40 उतार लिया बेटा। हाँ समझ में आ गया। अब इसमें क्या था, ये क्या था, लॉस बाई थेफ्ट, 1,000 रुपये लॉस बाई थेफ्ट। हमने क्या कर रखा है, क्या कर रखा है सर जी, लेस कर रखा है। चोरी क्या बार बार होगी? जो मेरी दुकान को खरीद रहा है ना, जो मेरी दुकान को खरीद रहा है, वो मेरे से कह रहा है कि जैन साहब आप तो लापरवाह थे, मैं तो डंडा लेकर बैठूंगा, सिक्योरिटी गार्ड लगा कर बैठूंगा, CCTV कैमरे लगवा लूंगा। अब ये चोरी नहीं होगी आने वाले भविष्य में। हम गुडविल निकाल रहे हैं भविष्य की, हम गुडविल कब की निकाल रहे हैं, भविष्य की निकाल रहे हैं। क्या ये क्या वो कह रहा है केवल वो प्रॉफिट लो जो सही है, ये आपकी लापरवाही के कारण ये चोरी हुई, मैं तो आगे खोल के बैठूंगा। मैंने क्या कर रखा है, लेस, तो क्या करूंगा, ऐड। देखो देखो इसमें ऐड कर दिया, ऐड एबनॉर्मल लॉस 1,000 रुपये, ऐड एबनॉर्मल लॉस 1,000 रुपये। ऐसे ही देखो आगे, देखो यहां देखो, इट इंक्लूड डिविडेंड पेड 5,000, मतलब ये 6,000 रुपये आए, ये 5,000 रुपये हानि लेस करने के बाद आए। क्या करने के बाद आए, लेस। तो अब इसमें क्या करूंगा, ऐड। क्या करूंगा, ऐड। 5,000 रुपये देखो ऐड कर दिए, ये 5,000 रुपये ये ऐड कर दिए। देखो आगे देखिए, ऐसे देखो 18-19 देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ वाला ये वाला देखो, ऐसे लगा लो, ये आगे 20,000 रुपये, 18-19 20,000 रुपये। इंक्लूड्स इंटरेस्ट रिसीट 3,000 रुपये, इसमें 3,000 रुपये की ब्याज शामिल है। इसमें ब्याज क्या कर रखी है सर जी, ऐड कर रखी है। ब्याज क्या कर रखी है, ऐड इसमें। तो क्या करूंगा सर जी, लेस करूंगा। जो चीज़ हमने ऐड कर रखी है उसे क्या करूंगा, लेस करूंगा। क्या है ये सर जी, एबनॉर्मल गेन है। सर जी क्या है ये, एबनॉर्मल गेन है। ऐसे ही लेस देखो, ऐसे ये देखो 3,000 रुपये, ये अंडर नहीं, लॉस बाई फायर, आग लग गई। ये जो प्रॉफिट है 19-20 का, हमने क्या कर रखा होगा सर जी, लेस कर रखा होगा। ये 40,000 रुपये हमने क्या कर रखे होंगे, 2,000 रुपये क्या कर रखे होंगे, लेस कर रखे होंगे। क्या करूँगा, ऐड करूँगा। यहाँ से समझ में आ गया? हाँ जी आ गया, आ गया सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 17-18 इज अंडर वैल्यूड बाई 3,000। 3,000 से प्रॉफिट को कम कर रखा है, अंडर वैल्यूड कर रखा है। प्रॉफिट कितना था सर जी, अंडर, मतलब कह रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ 17-18 इज अंडर वैल्यूड बाई 3,000 रुपये। कम मूल्यांकन कर रखा है ओपनिंग स्टॉक का, मतलब खर्चे कम लिख रखे हैं। इसका मतलब प्रॉफिट आपने बढ़ा रखा है। कोई भी चीज आप कम लिखोगे P&L अकाउंट के डेबिट में तो क्या होगा, खर्चे कम लिखे, प्रॉफिट बढ़ा रखा है। गलती है, आपने प्रॉफिट क्या कर रखा है, खर्चे कम लिख करके आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट बढ़ा दिया। लिखने थे आपने 20,000 लिखने थे स्टॉक के, और आपने लिखे कितने, 17। 3,000 रुपये कम लिखे, ये मतलब है इसका। 3,000 रुपये कम लिखे, इसका मतलब है कम लिखे, इसका मतलब प्रॉफिट आपने क्या रखा है, बढ़ा रखा है। अब प्रॉफिट क्या करूंगा सर जी, माइनस करूंगा। जो चीज़ हमने बढ़ा रखी है, अब गलती कैसे ठीक होगी सर जी, प्रॉफिट जो चीज़ हमने ऐड कर रखी है अब उसे ठीक करूंगा, तो क्या करूंगा, माइनस करूंगा। प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, अब प्रॉफिट को कम करूंगा। देखिए मैंने कम कर दिया, 3,000 से कम कर दिया। ये कब था, जब ध्यान से देखेंगे सर जी 17-18 में था ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब जो 17-18 में जो ओपनिंग स्टॉक होगा सर जी, वो 16-17 में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। बहुत ध्यान से, मतलब एक एडजस्टमेंट आके अपने आप चिपक गई, क्वेश्चन में नहीं क्या रखा। अरे भाई 17-18 में जो ओपनिंग स्टॉक होगा
वो 16-17 में क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा सर, क्लोजिंग स्टॉक होगा सर। इसका मतलब है 3000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक कम लिखे गए। 16-17 में क्या हुआ? देखो ये आ गया 16-17, 3000 रुपये क्या लिखे सर जी? कम लिखे। ये 22,000 रुपये आया, कब आया? 3000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक के क्या लिखे? कम लिखे, कम प्रॉफिट लिखा, कम लिखा। ये 22,000 रुपये कब आए? 3000 रुपये कम लिखे गए सर जी इसमें। तो प्रॉफिट को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। तो देखिए ये बढ़ा दिया मैंने 3000 से। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक चिपक गई इसमें। ये वाली एडजस्टमेंट जो है बेटे, ये वाली एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक चिपक गई है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये वाली एडजस्टमेंट ऑलरेडी चिपक गई इसमें। जो 17-18 का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो 16-17 का क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो 3000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक में कम लिखे गए, कम लिखे गए मतलब प्रॉफिट कम लिखा। तो अब प्रॉफिट को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। देखो मैंने बढ़ा दिया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नहीं आया समझ में? हाँ जी समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे देखिए, अब ऐसे ही आगे देखो क्या रहा है? क्लोजिंग स्टॉक 16-17 इज अंडर वैल्यूड बाई 4000। अब 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक पे आओ। 16-17 का क्लोजिंग स्टॉक पे अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड मतलब कम लिखे गए। कोई भी चीज P&L अकाउंट के क्रेडिट में कम लिखी जाएगी तो क्या होगा? प्रॉफिट आपने क्या कर रखा है? कम कर रखा है। कितने कम लिखे गए सर जी? 4000 रुपये। 4000 रुपये कम लिखे गए। अब क्या करूंगा? प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा। 4000 रुपये कम लिखे गए प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। कब के? 16-17 के। देखो बढ़ा दिया, देखो बढ़ा दिया। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 4000। आपने कोई चीज कम लिखी, प्रॉफिट कम बढ़ाए, यही तो गलती थी, अब बढ़ा दो। तो 16-17 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, 16-17 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा मेरे बच्चों, वो 17-18 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। देखो ये आ गया। नहीं आई समझ में? हाँ भी बच्चों, अब बात समझ में आ गई। जो यहां देखो मेरे बच्चों, दोबारा देखो, मैं भूल गया मैं क्या समझा रहा था कि जो 16-17 में जो 4000 रुपये कम लिखे गए क्लोजिंग स्टॉक में, अब मैंने बढ़ा दिया 16-17 का बढ़ा दिया। देखो ये बढ़ाया, देखो चेक करो आप, देखो ये बढ़ाया। अब सिंपल सी बात है, जो क्लोजिंग स्टॉक 16-17 का होगा, 17-18 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में 4000 रुपये कम लिखे गए, कोई भी खर्चा कम लिखा गया, इसका प्रॉफिट बढ़ा दिया। प्रॉफिट क्या कर रखा है आपने? बढ़ा रखा है 17-18 का। अब प्रॉफिट क्या करूंगा? कम करूंगा। देखो कम कर दिया। आपने बढ़ा रखा होगा ये प्रॉफिट, अब प्रॉफिट क्या करूंगा? कम करूंगा। कम करूंगा मतलब माइनस। मतलब कहने का मतलब है जो चीज पहले माइनस हुई अब क्या करूंगा? प्लस। और जो चीज पहले प्लस हुई उसके बाद क्या करूंगा? माइनस। हाँ जी सर समझ में आया। अब आगे देखो कह रहा है, ए मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2017। आपने 17 में 50,000 रुपये की मशीन खरीदी, ठीक है, बट इट इज ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब उसे खर्चा मान लिया। हमने एक 50,000 रुपये की मशीन खरीदी, अरे मशीन को कहाँ दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में। और तूने क्या कर दिया? P&L अकाउंट में लिख दिया। कहाँ लिख दिया? डेबिट में। तो प्रॉफिट क्या कर दिया होगा आपने? कोई भी चीज P&L अकाउंट के डेबिट में लिखने से क्या हो गया? ज्यादा खर्चे कम प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट क्या कर दिया? कम कर दिया। आपने खर्चे मान लिए 50,000 रुपये को, तो ज्यादा खर्चे लिख दिए, तो प्रॉफिट क्या कर दिया? आपने कम कर दिया होगा। अब प्रॉफिट को गलती ठीक करूंगा, अब गलती क्या करूंगा? ठीक करूंगा, प्रॉफिट को बढ़ाऊंगा। देखो बढ़ा दिया, बढ़ा दिया 17-18 का प्रॉफिट बढ़ा दिया। देखो देखो बढ़ा दिया 17-18 का प्रॉफिट बढ़ा दिया। देखो ये देखो
70,000 का प्रॉफिट बढ़ा दिया। देखिए ये इसमें प्रेस कर दिया, देखो ये हो गया। हाँ जी समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, आपने क्या ठीक हो गया, गलती पहले क्या कर दी, जीरो इफेक्ट कर दिया। जो चीज पहले क्या कर रखी थी, माइनस प्रॉफिट कम कर रखा था, प्रॉफिट को बढ़ा दिया, अब इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। सर जी एक बात बताओ, मशीन थी, हाँ इस पर कुछ क्या था, देख लूं बेटा, देखता हूं मैं। और ये मशीन थी बेटे बच्चों, और इस पर क्या लगेगा, 10% हिरास लगेगा SLM से। कब खरीदी मशीन, 1 जुलाई को। तो मशीन आपने कब से यूज करना शुरू करी, 1 जुलाई से। कितने महीने हो गए, 9 महीने। कब खरीदी, 17 में, 17 31 माह 2018 तक कितने महीने हो गए, 9। तो 9 महीने का हिरास कटेगा। तो 50,000 पर 10% से 9 महीने का 3,750 का हिरास आएगा। कब आएगा, जो आपने लेस नहीं किया था, अभी तो आपने इफेक्ट क्या कर दिया, अभी तो बेटे आपने इफेक्ट क्या कर दिया, जीरो कर दिया। जो चीज आपने पहले माइनस कर दी थी, अब प्लस कर दी, इफेक्ट कर दी जीरो। तो अब आप क्या करेंगे, हिरास का लेस करोगे, क्योंकि आपने हिरास तो लेस किया ही नहीं, क्योंकि आपने कहाँ लिख दिया था, पूरे 50,000 रुपये P&L अकाउंट के डेबिट में लिख दिए। तो मतलब प्रॉफिट क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कम कर दिया। अब प्रॉफिट को बढ़ा दिया, इफेक्ट क्या हो गया, जीरो, गलती हो गई, ठीक। लेकिन क्या कटेगी, हिरास क्या है, खर्चा। क्या आपने हिरास लिखी, नहीं लिखी, ये आ गई परचेज ऑफ मशीनरी, ये आ गई। डेबिशन आ गया 3,050, 9 महीने का, ये 9 महीने का आ गया, ये 9 महीने का आ गया 3,750। कितने महीने का आ गया, 9 महीने का। अब हिरास कैसे लगती है, सर जी SLM लगती है। 18, 19 और 19-20 की हिरास लगेगी, कितने में लगेगी, 50,000 रुपये में। कितने में लगेगी, 50,000 पे। 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000। अब लगेगा पूरी साल का 5,000 और 5,000। समझ में आ गया बच्चों, हाँ जी समझ में आ गया। अब क्या करोगे, इस प्रॉफिट को जोड़ोगे, इसे क्या बोलूंगा, करेक्ट प्रॉफिट बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसे, करेक्ट प्रॉफिट बोलूंगा। ये आ गया, सब जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, जो माइनस थे माइनस कर दिए, ये आ जाएगा। सर जी इसे बोलूंगा करेक्ट प्रॉफिट। सर जी इसको मैं एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलता हूं, सर जी मैं इसको एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलूंगा। एडजस्टेड, सर जी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एडजस्टेड प्रॉफिट। बोलो बच्चों समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, एवरेज प्रॉफिट। अब मैं तीनों साल के सही प्रॉफिट आ गए मेरे, ये आ गए, ये वाले प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट ये, दिस प्रॉफिट ये, दिस प्रॉफिट ये, दिस प्रॉफिट ये। 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ लूंगा। 4 साल के प्रॉफिट को बच्चों क्या करूंगा, मैं ऐड कर लूंगा। क्या करूंगा, सर जी मैं ऐड कर लूंगा। चार साल के प्रॉफिट को मैं बच्चों क्या करूंगा, ऐड करूंगा और 4 का भाग दे दूंगा। देखिए मैंने दे दिया। अभी बेटे बच्चों थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, नया बोर्ड है, पहली बार चला रहा हूं, है डिजिटल बोर्ड लगवा दिया है। आपके लिए क्या क्या कर रहा हूं ना, मैं आपके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं ना सर, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप सिर्फ तेरे को पढ़ाने के लिए। सर जी आप सोच, आपके लिए फीस बहुत महंगी पड़ जाती होगी, आपको बहुत दर्द होता होगा। मेरे से दर्द से पूछो सर जी कि 2.5 लाख रुपए का बोर्ड तेरे लिए लगवा दिया 1 सेकंड के अंदर, कि सिर्फ क्यों कि तेरे को अच्छा समझ में आया है। मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही है सर जी, क्या कि तेरे को बहुत बड़ा आदमी बनाने का।
और कोई मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं तो व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ा रहा था, सभी मास्टर पढ़ा रहे थे नहीं पढ़ा रहे थे, क्या समझ में नहीं आ रहा था? क्या जरूरत थी इसको खर्च करने की? नहीं, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए बच्चे, तेरा भविष्य इंपॉर्टेंट है। तेरे को अच्छे से अच्छा कैसे बताया जाए, ये सब बातें दिमाग में मेरे चलती रहती हैं और मैं आगे करता रहता हूं। मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कौन व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। मेरे को सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मैं आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचता हूं, ऑलवेज अच्छा सोचता हूं। मेरी जिंदगी सिर्फ एंड सिर्फ आपके लिए बनी है। मैं हर पल, एवरी पल आपके भविष्य के बारे में सोचता हूं। सर, फीस तो एक रोटी खाने का एक साधन है। अगर फीस नहीं आएगी, अगर आपकी फीस नहीं आती, अगर मैंने पैसा उठा करके नहीं रखा होता, क्या मैं ये बोर्ड लेके आ जाता बच्चों? तो फीस तो एक माध्यम है, रोटी कहां से आएगी बेचो? अब बताओ, आपके फादर काम करते हैं या नहीं करते हैं? तो वो रोटी के लिए पैसे लेके आते हैं या नहीं आते हैं? मेरे पास मैं क्या करूं? या तो मुझसे पढ़ लो या मैं भी जाकर काम कर लेता हूं, फिर आपको कौन पढ़ाएगा? तो आपसे सिर्फ रोटी, सिर्फ ये, आप ये मत सोचो कि हम पैसा कमा रहे हैं। नहीं, हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, सिर्फ आपके भविष्य को बढ़ा रहे हैं। चलिए, ये कर दिया, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है क्वेश्चन में। चेक करा दो, देखो, देखो ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है 3 ईयर्स परचेज। देखो ये कह रहा है 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। 4 साल का एवरेज निकाल लो, उसके बाद क्या करोगे? 3 का गुणा कर दो, 3 ईयर्स परचेज। देखो ये रखा है, ऑफ का जो आया एवरेज प्रॉफिट आया, ऑफ का मतलब बताया था इंटू 3, तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ का मतलब इंटू और 3 का गुणा कर दो, सारी गुडविल निकल के आ जाएगी। उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल। चलिए आगे देखिए, ये सब हो गया, यहां आगे हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है, ये सब समझ में आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया, ये 29,312 है इंटू 3, 87,937। सर, ये मेरी डिजिटल बोर्ड पर पहली क्लास थी, मेरी पढ़ाने की हिम्मत नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि अभी हमें चीजें आती नहीं हैं। इसमें 15,000 फंक्शन हैं बेटे, इसमें 15,000 फंक्शन है। हमको तो 3 फंक्शन भी नहीं आते, जैसा भी कुछ करते कुछ हो जाता है, पता ही नहीं है। तो धीरे धीरे बच्चों सिखाएंगे, उसके लिए आज के लिए बहुत सॉरी। आप मुझे माफ कर दोगे मेरी गलती को। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं कि मेरे से कितना प्यार करते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अरे जब आप मेरे से इतना प्यार करते हैं, जब तो मैं इतना मैंने कदम उठा लिया, इतना बड़ा कदम मैंने ऐसे उठा लिया, सिर्फ आपके प्यार के वजह से उठाया कि बच्चे मेरे से इतना प्यार करते हैं। यार, मेरे लिए 2-2.5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, क्या करूंगा पैसे का? अगर मेरे बच्चे लायक होंगे तो 5 गुना कमा लेंगे, अगर नालायक निकले तो कुछ भी नहीं कमा पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो मेरा जमा पूंजी जो मैंने कमा के दी वो सब खत्म कर देंगे। तो बेटे, बच्चे मेरे अपने नहीं है, बच्चे तुम मेरे अपने हो। मुझे तुम्हारा भविष्य बनाना है, उनका बच्चों का भविष्य बने या ना बने, मुझे आपके भविष्य की चिंता है। क्योंकि यहाँ के बच्चे बड़े गरीब घर से बच्चे आते हैं। बच्चों, सिर्फ मैंने आपके लिए इस ऑप्शन को बिलीव करना, मैंने विदिन सेकंड डिसीजन ले लिया था कि नहीं यार, बच्चों को एक डिजिटल बोर्ड लाया जाए। सर, मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा और गाड़ी निकाली, मैं तुरंत चल पड़ा। चलो, पैसे रखे, मैंने 5 लाख रुपए आपके लिए लेके गया था।
सिर्फ बोर्ड के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी आती हैं बच्चों। अलग से लैपटॉप लेना पड़ा इसके लिए। सर, ये बहुत सारी बातें जब आप आओगे, जब पता लगेगा, जब आप देखोगे कि हाँ यार कि गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं। मेरी जिंदगी बच्चों सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। मैं बनाई आपके लिए हूं। थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए मुझे माफ करोगे, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मुझे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने की नॉलेज है। मैं न्यूमेरिकल से बेटा मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इस पर बेटा मेरा पैर नहीं चलता। अभी मेरे पूरे फंक्शन ही पता नहीं है। पता नहीं मैं कुछ दबाता हूँ, कुछ दब जाता है, मुझे पता ही नहीं। मैं करना कुछ चाहता हूँ, मुझे बहुत कुछ सिखाना था इसमें। कोई बात नहीं, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा अगले क्लास से न्यूमेरिकल कराने। और क्या है, आज तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी मैं बोर्ड पर पढ़ा दिया करूंगा, डिजिटल बोर्ड पे। न्यूमेरिकल बोर्ड व्हाइट बोर्ड पढ़ा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मुझे माफ कर देना बच्चों, ठीक है।